हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 क्लास 8 सम नेचुरल फिनोमिना। और सम नेचुरल फिनोमिना में आज हम लर्न करेंगे लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। तो शुरुआत करते हैं लाइटनिंग। व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। जिस तरह से घरों में स्पार्किंग होती है उसी तरह से लाइटनिंग भी होती है। बस फर्क इतना सा है कि लाइटनिंग होती है ह्यूज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर इन क्लाउड्स में। लाइटनिंग के बारे में ग्रीक लोग ये जानते थे अबाउट 600 BC, मतलब वर्तमान में 2600 वर्ष पहले से ये लोग जानते थे लाइटनिंग के बारे में। तो इन्होंने लाइटनिंग को ऑब्जर्व किया। अंबर ये एक तरह का होता है रेजिन, हम कह सकते हैं कि एक लिक्विड, डेंस लिक्विड, और इसे रब कराया फर के साथ, वूलन के साथ। और जब इसे रब कराते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट्स को, लाइक हेयर, और ये शो करता है लाइटनिंग। लाइटनिंग को हम हमारी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम हमारे पॉलिस्टर क्लॉथ या वूलन क्लॉथ्स को टेक ऑफ करते हैं, उतारते हैं, तो हमारी बॉडी के जो हेयर हैं ये स्टैंड होते हैं ऑन एंड्स। साइंटिफिक वे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले प्रूव किया लाइटनिंग। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, काइट की एक्सपेरिमेंट, इन 1952। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह है काइट, और काइट के टिप पर यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है आयरन पॉइंट, मीन्स ये बना होता है मेटल का। इसके बाद यहाँ पर ये कपड़ा जो है क्लॉथ, ये है सिल्क का बना हुआ, और इधर बनी हुई है 2 क्रॉस स्टिक, और क्रॉस स्टिक को कनेक्ट किया है रॉप से, और फाइनली रॉप के बाद में यहाँ पर इन्होंने टाई किया है एक की को, और की को करने के बाद में इस काइट को इन्होंने फ्लाई किया रेनी सीजन में। और रेनी सीजन में भी कब? जब बहुत तेज़ रेन होती है और इन बिटवीन क्लाउड्स, बरसात के बादलों के बीच में। तो होता क्या है कि जब बरसात के बादल जो होते हैं क्लाउड्स के बीच में, जब ये काइट ऊपर पहुंचती है तो वहाँ से आयरन पॉइंट ये चार्ज होता है, और चार्ज होने पर ये चार्जेस को पास करता है थ्रू क्रॉस स्टिक से रोप, और रोप से की तक। और यहाँ पर इस की में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने डायग्राम में शो किया है, स्पार्किंग। और इसे साइंटिफिकली प्रूव किया था पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चार्जिंग बाय रबिंग, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो वो होता है चार्ज। तो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट रिफिल, इसे रब करते हैं पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ से, तो ये करता है अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट करने का मीनिंग है कि ये होते हैं चार्ज्ड। बैलून को अगर हम रब करते हैं पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ या फिर ड्राई हेयर से, तो ये भी बैलून को करता है अट्रैक्ट, और ये भी चार्ज्ड होगा। इरेजर ऑल्सो अट्रैक्ट वूल, इट मीन्स इट ऑल्सो अट्रैक्ट एंड इट इज ऑल्सो चार्ज। स्टील स्पून और पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ, तो यहाँ पर जब हम स्टील स्पून को रब करते हैं पॉलीथीन या वुलन क्लॉथ के साथ, तो होता क्या है कि स्टील स्पून चार्ज तो होता है, लेकिन चार्ज्ड होने के बाद में ये पास कर देता है चार्जिंग को, कहाँ पर? हमारे हैंड्स में या फिर फिंगर्स में। इसका रीज़न यह है
कि स्टील स्पून ये बना होता है मेटल का, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये गुड कंडक्टर होते हैं तो सारा चार्ज ये ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स में। तो फाइनली यहाँ पर जब इसे हम रब करते हैं, रब करने के बाद में तो क्या ये किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा? तो आंसर होगा नो। तो चार्ज्ड होता है तो इसमें लिखिएगा यस इट इज चार्ज्ड बट इट ट्रांसफर चार्जेस टू हैंड्स। तो चार्जेस को कहाँ पास कर देता है? हमारे हाथों में। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, तो इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू लर्न कर सकते हैं कि हम सबसे पहले लेंगे 2 बैलून और इन्हें हैंग करते हैं इन सच ए वे कि ये आपस में एक दूसरे को टच ना करें। बैलून्स को हम रब करते हैं विद आवर हेयर, ड्राई हेयर, और ड्राई हेयर से रब करने पर होगा क्या कि दोनों पर होता है सेम चार्ज, और जब सेम चार्ज होता है तो ये एक दूसरे को करते हैं रिपेल। और अगर हम इसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बैलून को हम रब करते हैं किससे? सिल्क से। सेकंड बैलून को हम रब करते हैं प्लास्टिक स्ट्रॉ से। तो सिल्क पर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक स्ट्रॉ पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं अट्रैक्ट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि चार्जेस ये होते हैं 2 टाइप्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। नेगेटिव चार्जेस मीन सेम चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस, इस तरह के चार्जेस आपस में एक दूसरे को करते हैं रिपेल। लेकिन डिफरेंट चार्जेस, चाहे वो प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस, तो इस तरह के चार्जेस ये करते हैं अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो सवाल उठता है कि क्या इन चार्जेस को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसका आंसर आता है यस, दे कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं और इस एक्टिविटी में बनाते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। और इलेक्ट्रोस्कोप के लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक जैम बॉटल, और जैम बॉटल को कवर करते हैं हम कार्डबोर्ड से, और कार्डबोर्ड के सेंटर में हम एक करते हैं छोटा सा होल, और होल करने पर इसमें हम पास करते हैं एक आयरन और मेटल वायर, और मेटल वायर ट्रांसफ़र करने के बाद में यहाँ पर हम 2 एल्युमिनियम फॉइल की 2 स्ट्रिप, जिसका साइज होगा 4 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर ईच, इन्हें इंसर्ट करते हैं, हैंग करते हैं इस मेटल वायर पर। इसके बाद हम लेते हैं एक चार्ज्ड रिफिल, मीन्स चार्जेज अभी कहाँ पर है? रिफिल पर है। और जब हम इस चार्ज रिफिल को स्ट्राइक करते हैं, टच करते हैं विद वायर, तो ये चार्जेस पास होते हैं वायर टू एल्युमिनियम फॉइल, और एल्युमिनियम फॉइल ये एक दूसरे को करती हैं रिपेल। तो इसका मीनिंग ये है कि चार्जेस दे कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम रिफिल टू एल्युमिनियम फॉइल, और एल्युमिनियम फॉइल पर सेम चार्जेज हैं तो ये एक दूसरे को करता है रिपेल। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि बोथ एल्युमिनियम क्लिप रिपेल टू ईच अदर ड्यू टू सेम चार्जेस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड अर्थिंग। अगर हम किसी भी चार्जेस को पास करते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अर्थ, इट इज़ कॉल्ड अर्थिंग। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, और स्टोरी ऑफ लाइटनिंग को हम इजीली लर्न कर सकते हैं इन रेनी सीजन। और रेनी सीजन में क्या होता है कि जो एयर करंट है, हवा है, ये मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में,
सरफेस से अपवर्ड, और वाटर ड्रॉपलेट्स ये क्लाउड से मूव करती है सरफेस की ओर। तो इस बीच में होता क्या है कि जो क्लाउड्स हैं, जब बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं क्लाउड्स, तो क्लाउड्स पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये वाले, ये एक्यूमुलेट होते हैं अपर एज ऑफ क्लाउड्स पर, और लोअर एज ऑफ क्लाउड्स, नीचे के जो बादल होते हैं उन पर एक्यूमुलेशन होता है नेगेटिव चार्जेस का। इसके साथ साथ अर्थ के सरफेस पर होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ तक तो ये ठीक है कि इस तरह से चार्जेस प्रेजेंट हैं। और एयर ये मोस्टली अधिकतर तो होती है बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की मतलब ये किसी तरह का कंडक्शन नहीं करती है। लेकिन इतनी तेज़ बरसात में जब पानी बहुत ज़्यादा है और एयर जब मूव करती है नीचे से ऊपर, तो ये पास करती है चार्जेस, और जब ये चार्जेस को पास करती हैं या फिर ये क्लाउड्स आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, तो ये रिलीज़ करते हैं स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, और स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग ये कॉज करते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग जब होती है तो इसके साथ साथ प्रोड्यूस होती है ब्राइट लाइट के साथ साथ साउंड भी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। लाइटनिंग सेफ्टी, अगर बहुत तेज़ लाइटनिंग है, आंधी तूफान है, थंडर स्टॉर्म, तो हम किस तरह से सेफ हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म, आंधी तूफान जब हो तो कोई भी ओपन प्लेस सेफ नहीं होता है, और जब कोई ओपन प्लेस सेफ नहीं है तो हमें करना क्या चाहिए, वी शुड रश टू सेफर प्लेस, जल्दी से जल्दी एक सेफ जगह पर जाना है। और इसके बाद आफ्टर हियरिंग ऑफ लास्ट थंडर, अगर लास्ट थंडर जब हम हियर करते हैं तो कुछ देर तक हमें करना होता है वेट फॉर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस, कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से थंडरिंग स्टार्ट हो जाए। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, ए हाउस और बिल्डिंग ये हमेशा होते हैं सेफ। कभी कभी हम होते हैं घर से बाहर, ट्रेवलिंग बाई कार और बाई बस, तो यदि हम कार और बस में हैं तो हमें विंडोज़ ये करने चाहिए शट, बंद कर लेने चाहिए, और किसी सेफ प्लेस पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, अगर आंधी तूफान हो, लाइटनिंग हो, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं व्हेन वी आउटसाइड फ्रॉम आवर होम। तो ओपन व्हीकल है लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी और ओपन कार, ये कभी भी सेफ नहीं होते हैं। इसके साथ साथ टॉल ट्रीज, ओपन फील्ड, शेल्टर इन पार्क, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस, कि ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करते हैं लाइटनिंग स्ट्रोक से। इसके अलावा कैरिंग अम्ब्रेला, इट इज़ ऑल्सो इज़ नॉट ए गुड आइडिया, क्योंकि अम्ब्रेला का जो कैप है, टॉप, ये बना होता है मेटल का, और अगर लाइटनिंग होती है तो ये क्या करता है, ये चार्जेस को करता है एक्यूमुलेट, और ये चार्जेस को पास करता है टू द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला भी सेफ नहीं होता है। यदि हम फॉरेस्ट में हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि शेल्टर किसके साथ हो, शॉर्टर ट्रीज के साथ हो। इसका रीज़न यह है कि अगर लाइटनिंग होती है तो ये सबसे पहले आती है बिग ट्रीज पर, और स्मॉल ट्रीज पर लाइटनिंग का इफेक्ट होगा जो कम होता है। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, अगर हमारे पास में शेल्टर नहीं है और हम हैं आउटसाइड, तो हमें ओपन फील्ड में बड़े जो ट्रीज़ हैं उनसे दूर रहना है। सेकंड, स्टे अवे फ्रॉम पोल, इलेक्ट्रिक पोल या मेटल ऑब्जेक्ट, उससे भी दूर रहना है। डोंट लाई ऑन द ग्राउंड, अगर हम घर से बाहर हैं तो हमें हमारे जो हाथ हैं उन्हें रखना है नीज़ के ऊपर, और हमारा जो हेड होगा इसकी पोजीशन होगी इन बिटवीन हैंड्स, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि
पहले हम बैठेंगे, हमारे जो हाथ हैं इनकी पोजीशन होगी नीज पर और हेड की पोजीशन होगी ऑन हैंड्स। तो इस पोजीशन से हमारी जो साइज है, हम बनते हैं स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट लाइटनिंग एंड वी कैन सेव फ्रॉम lightning due to smallest object। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरिंग, और हम हैं घर के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हाउस लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड, इलेक्ट्रिक वायर एंड मेटल पाइप्स। तो हमें टेलीफोन कॉर्ड, इलेक्ट्रिक वायर और मेटल पाइप से सेफ रहना है, और सेफ रहने का तरीका है कि हमें इन्हें करना चाहिए टेलीफोन कॉर्ड को अवॉइड, और इसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन। सेकंड, हमें ऐसे किसी पर्सन को फ़ोन नहीं करना चाहिए जो कि फ़ोन रिसीव करता है वायर्ड फ़ोन से। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज लाइक कंप्यूटर, टीवीज़ शुड बी अनप्लग्ड। इन्हें अनप्लग करना है, शट ऑफ नहीं करना है। इलेक्ट्रिक लाइट्स कैन रिमेन्स ऑन बिकॉज दे डोंट कॉज एनी हार्म, कि ये हमें किसी भी तरह से डायरेक्टली हार्म नहीं करती हैं। लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है और इसका यूज़ करते हैं हम प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यह है एक बड़ी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में हम इंस्टॉल करते हैं एक मेटालिक रोड इस जगह पर, और इस मेटालिक रोड का वन एंड ये होता है एयर में, और अदर एंड इसे हम बरीड करते हैं अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड बरीड करते हैं तो ये बना होता है कॉपर मेटल का। तो फ्यूचर में यदि लाइटनिंग आती है तो लाइटनिंग कंडक्टर ये चार्जेस को करता है एक्यूमुलेट, और इन चार्जेस को इमीडिएटली पास करता है इन अर्थ। तो जब चार्जेस ये पास होते हैं अर्थ में तो हम सेफ होते हैं फ्रॉम लाइटनिंग। आवर नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना इज अर्थक्वेक, जिसे कहा जाता है भूकंप। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अर्थक्वेक ये काफ़ी डिजास्ट्रस होते हैं और इन्हें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अर्थक्वेक डैमेज करते हैं ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल। बहुत बड़े लेवल पर ये ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स एंड प्रॉपर्टी को करते हैं डैमेज। इन इंडिया 8 अक्टूबर 2005 अर्थक्वेक आया था उरी एंड तंगधार टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर। इसके अलावा 26 जनवरी 2001 अर्थक्वेक था भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। तो सवाल आता है कि व्हाट इज़ अर्थक्वेक, आखिर अर्थक्वेक है क्या? तो अर्थक्वेक इट इज़ ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ ये होती है शेक या फिर ट्रेम्बलिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। और ये होती क्यों है? क्योंकि डिस्टरबेंस होता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, कि जो हमारी अर्थ है इस अर्थ के डीप में होता है डिस्टरबेंस, और डिस्टरबेंस से ऊपर की जो लैंड है ये होती है मून। अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम, अर्थक्वेक हमेशा होते हैं और ऑल ओवर द अर्थ, हमेशा अर्थ पे होते हैं। फ़र्क इतना सा है कि इनकी इंटेंसिटी वो होती है लो, या फिर कुछ कंट्रीज जैसे जापान, यहाँ पर अर्थक्वेक ऑब्जर्व होते हैं लगभग 1400 पर ईयर। कभी कभार अर्थक्वेक ये आता है इनसाइड सी, और इनसाइड सी अर्थक्वेक इसे कहा जाता है सुनामी। और इंडिया में सुनामी ये ऑब्जर्व की गई थी 26 दिसंबर 2004 को, और इससे कोस्टल एरियाज को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अर्थ की आउटर लेयर इसे कहा जाता है क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल, मेंटल के बाद आउटर कोर, और लास्ट में है इनर कोर।
और इनर कोर का टेम्परेचर यहाँ होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस और ये इक्वल है सन सरफेस के। तो ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ है ये सूर्य से ही अलग हुआ है। तो जो क्रस्ट है ये वन पीस में नहीं है, ये टुकड़ों में आपस में जुड़ी हुई है। तो ये जब ये वन प्लेस में नहीं है तो ये क्या है, इट इज़ फ्रेगमेंटेड और ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में होती हैं कंटिन्यूअल मोशन में, आपस में ये क्या करती हैं, मोशन करती हैं और इस मोशन की वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है एक अर्थ का मैप और इस मैप में यहाँ पर दो अर्थ प्लेट शो की गई है, एक है यूरेशियन प्लेट और सेकंड है अरेबियन प्लेट। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो ये जगह है यहाँ पर ये करती है कंटिन्यूअस मोशन, लेकिन अगर वो कम है तो वी आर अनेबल टू फील अर्थक्वेक और अगर इन प्लेट्स में मोशन होता है बहुत ज़्यादा तो हमें अर्थक्वेक फील होता है। मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट कि अर्थ प्लेट्स का मूवमेंट किस तरह से होता है। अर्थ प्लेट्स ये आपस में या तो करती हैं कोलाइडिंग, एक दूसरे से टकराती हैं, या फिर ये करती हैं ब्रश पास्ट, ये प्लेट इधर चली जाती है, दूसरी प्लेट इधर की तरफ मूव करती है। और जब इस तरह का मूवमेंट अर्थ प्लेट्स में होता है तो ये डिस्टर्ब करता है अर्थ क्रस्ट को, और अर्थ क्रस्ट में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो ये ऑब्जर्व किया जाता है सरफेस ऑफ द अर्थ। कभी कभी वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो इससे भी बनते हैं ट्रीमोर्स और वो कॉज करते हैं अर्थक्वेक। या फिर मेटियोर्स हिट द अर्थ, अगर कोई बड़ा मेटियोर्स ये अर्थ पे आके गिरता है, कोई बड़ा उल्का पिंड, तो अर्थ पे आके गिरने पर ये अर्थ को करता है डिस्टर्ब अर्थ प्लेट्स को और ये भी कॉज करता है अर्थक्वेक। सिस्मिक एंड फॉल्ट जोन, दे आर वीक जोन ऑफ प्लेट्स जहाँ पर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, कि यहाँ पर अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आता है। इन इंडिया वीक और सिस्मिक जोन्स आर ऑब्जर्व्ड इन कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, होल नॉर्थ ईस्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, रन ऑफ कच्छ, गुजरात, राजस्थान, इंडो गंगेटिक प्लेन, कि जहाँ पर गंगा रिवर बहती है। तो लगभग हमारे देश का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो पार्ट है वो सिस्मिक जोन में आता है। द पावर ऑफ अर्थक्वेक, इसे हम एक्सप्रेस करते हैं रिचर स्केल में, और रिचर स्केल पर जो स्केल है, यदि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ये मिलता है हायर देन 7 या फिर 7 से हाई, तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है फॉर ह्यूमन प्लांट लाइफ एंड ऑल्सो इट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर प्रॉपर्टी। सिस्मिक वेव्स, तो ट्रीमोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और इन्हें कहा जाता है सिस्मिक वेव्स। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह है एक अर्थ सरफेस और इस अर्थ सरफेस के नीचे यहाँ पर होता है एक एपी सेंटर, मीन्स भूकंप का केंद्र, और यहाँ पर जब डिस्टरबेंस होता है तो यहाँ बनती है कुछ वेव्स और इन वेव्स को कहा जाता है सिस्मिक वेव्स और ये कॉज करती हैं अर्थक्वेक। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम इन सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होता है यस, हम इन सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब अर्थक्वेक आता है। सिस्मिक वेव्स को हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ द्वारा। तो हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड और इसमें एक होता है रोटेटिंग ड्रम और रोटेटिंग ड्रम के ऊपर होता है एक पेंडुलम बॉब और ये पेंडुलम की बॉटम में अटैच होता है एक पेन। तो यहाँ पर जब ट्रीमोर्स आते हैं या फिर अर्थ वाइब्रेट होती है तो वाइब्रेट होने पर ये पेंडुलम ये रन करता है
रोटेटिंग ड्रम पर, और रोटेटिंग ड्रम पर ये नोट करता है सिस्मिक वेव्स को। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास में है एक सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड, और इस सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड में इस स्टार्टिंग में ये शो करता है सिस्मिक वेव्स, लेकिन कुछ देर बाद में ये सिस्मिक वेव्स हो जाती हैं रिड्यूस, और फाइनली ये हो जाती हैं 0। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्मिक वेव्स को। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सिस्मिक वेव्स हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब अर्थक्वेक आता है। तो हमारे पास में ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम अर्थक्वेक आने से पहले इन सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड कर सकें। इसलिए अर्थक्वेक की फोरकास्टिंग अर्थात मौसम की भविष्यवाणी जिस तरह से की जाती है, उसी तरह से अर्थक्वेक की भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। द रिचर स्केल इज नॉट ए लीनियर। इसका मीनिंग यह है कि अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 टाइम्स द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक 4, कि हमारे पास में एक अर्थक्वेक है 4 और दूसरा है 6। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये 1.5 टाइम्स इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो होता क्या है कि रिचर स्केल में इंक्रीज 2 इन मैग्नीट्यूड, अगर 2 मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है तो ये डिस्ट्रक्टिव होता है 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड है 6, तो ये 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव होता है देन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। तो इम्पोर्टेंट यह है कि जो लोग सिस्मिक जोन में हैं और ऐसे जोन में रहने पर उन्हें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनानी चाहिए, जो कि विदस्टैंड हो सकें इन मेजर ट्रीमोर्स में, और मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से ये इजीली पॉसिबल है। सेकंड, एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी कांटेक्ट करना चाहिए कि हाउ टू मेक ए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग इन हाईली सिस्मिक एरियाज, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आता है, तो उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं मड और टिम्बर इज़ बेटर देन द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और इसमें भी जो रूफ है वो लाइट होनी चाहिए एज पॉसिबल। इन केस अगर बिल्डिंग गिरती है, सपोज ये बिल्डिंग है और यहाँ पर ये रूफ है जो वो कैसी है, लाइट है, तो लाइट होने पर अगर यहाँ पर अंदर हम हैं तो ये हमें हार्म करती है बहुत कम। तो इसके लिए बेटर है कि कपबोर्ड्स एंड शेल्व्स ये फिक्स्ड होनी चाहिए वॉल में, कि ऐसा नहीं हो कि हमने दीवार के पास में अलग से एक अलमारी खड़ी कर दी, तो होगा क्या कि अलमीरा भी इनके ऊपर गिर सकती है। तो इसलिए कपबोर्ड्स एंड शेल्व दे शुड फिक्स टू दी वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। प्रिकॉशंस अगेंस्ट अर्थक्वेक। बी केयरफुल व्हेन यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर्स, और इनसे हमें थोड़ा सा अवेयर होना है कि ये अर्थक्वेक में नीचे की तरफ गिर सकते हैं और हमें हार्म कर सकते हैं। समटाइम्स बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू अर्थक्वेक। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं इसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, और इन्होंने क्वेक प्रूफ हाउसेस डेवलप किए हैं कि अर्थक्वेक में हम हमारे हाउसेस को अर्थक्वेक से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम कैसे सेफ रह सकते हैं। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अगर हम घर पर हैं तो हमें करना क्या है कि टेक ए शेल्टर अंडर ए टेबल और स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप, कि हमें एक टेबल के अंदर रहना है जब तक कि अर्थक्वेक स्टॉप नहीं हो जाता, या फिर स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट्स, और यदि हम हैं बेड पर और डोंट गेट अप, खड़े नहीं होना है, एंड प्रोटेक्ट योर हेड विद पिलो।
और हमारे सिर को प्रोटेक्ट करना है पिलो से। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर घर से बाहर हैं तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले एक क्लियर स्पॉट, और ये होना चाहिए बिल्डिंग से काफ़ी दूर, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन से। इफ़ यू आर इन ए कार या बस में है तो तुरंत उससे बाहर नहीं निकलना है। ड्राइवर को बोल के कि भाई धीरे धीरे चलिए और एक खाली जगह पर, एक क्लियर स्पॉट पर हमें लेके चलें जहाँ पर हम अर्थक्वेक से सेफ रह सकते हैं। एंड डोंट कम आउट टिल द ट्रीमोर्स स्टॉप, जब तक ट्रीमोर्स बंद नहीं हो जाते हैं तब तक हमें अपनी व्हीकल से बाहर नहीं निकलना है। इस चैप्टर से कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक लाइटनिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्कोप, सेफ्टी ऑफ लाइटनिंग, फाइंडिंग ए सेफ प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड। लाइटनिंग कंडक्टर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अर्थक्वेक एंड कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, कि किस तरह से जो अर्थ की प्लेट्स हैं ये शेक करती हैं और ये कॉज करती हैं अर्थक्वेक। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रिचर स्केल, सिस्मोग्राफ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, तो इससे भी काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लर्नर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, और thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.